विश्वास कमजोर सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए भगवान। अपनी करुणा का जल करके पावन हम चले रास्ते में हमसे चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। कहां तक बातें हो चली थी? बॉन्ड लेंथ के बारे में हमने बातें की थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपने ढंग से पढ़ा एक बार? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगी इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एप्लीकेशन नंबर कौन सा है? 3rd। इन एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इन एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब हमें बता के थोड़ी देगा कि भाई एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर हमसे करवाएगा और आपको क्या लगाना है। हम तो बाय डिफॉल्ट तैयार हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? रेजोनेंस पर, और उसके बाद इंडक्टिव। एल्किन्स में या किसी भी कंपाउंड में जब डीलोकलाइजेशन है तो उसको क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। क्या मिलती है? एल्किन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन। एल्किन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन। एल्किन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन से एल्किन्स को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। आज थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता चलेगा। रेजोनेंस एनर्जी में और भी हम तबीयत से बात करेंगे। क्लियर? एल्किन्स आर डीलोकलाइजेशन। क्लियर? देखिए अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमरिक एल्किन्स, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमरिक एल्किन्स, मार्कर रोज की रोज चेंज कर देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। ये हमारे सामने रहेगा। अब रेजोनेंस में भी क्या देखोगे आप? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। क्या देखोगे? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। यहां पर आप बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, भी आप बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, कि कितना उसके अंदर कॉन्जुगेशन है। क्लियर? दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो फिर हमारे सामने रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या रहेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। आप जानते हैं डीलोकलाइजेशन दो में ही होता है, या तो हाइपर में या फिर रेजोनेंस में। इंडक्टिव में तो डीलोकलाइजेशन होता नहीं है, और डीलोकलाइजेशन से ही मॉलिक्यूल को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। अब बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे देखोगे? नंबर ऑफ अल्फा एच। कैसे देखोगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। और रेजोनेंस किससे देखा जाता है? एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। भाई 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, कितने हैं कॉन्जुगेशन में, ये तो देखना पड़ेगा ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। ये जो लिखा है आइसोमरिक, ये मैंने अपने आप को सेफ रखने के लिए रखा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम आइसोमरिक एल्केन्स को ही, सॉरी एल्केन्स को ही कंपेयर कर सकते हैं। वैसे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, उनका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार से। आप अपना खानदानी दिमाग चलाएंगे और कर देंगे अपने खानदान को जलील। अब आपके पास मौका भी आ चुका है, तारीख भी आ चुकी है। अब जलील करना है कि प्राउड फील करवाना है मुन्ना की तरह, आप जाने। आपको लगता है आप बहुत काबिल हैं, तो अपनी काबिलियत को क्या कीजिए? प्रूव कीजिए। घर वालों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, तुम्हारा पता नहीं। एक एक दिन अब कम होता हुआ चला जाएगा।
चलिए 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, जवाब दीजिए। अब पूरा एप्लीकेशन पार्ट चलेगा, थ्योरी अपन कवर कर चुके हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन तो फाइनली ऐसे आने, वहां पे थोड़ी कोई बताएगा रेजोनेंस लगा ले, हाइपर लगा ले या इंडक्टिव लगा ले, हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस बार सीक्वेंसिंग एंटायरली चेंज कर दिया आप लोगों के लिए। वैसे भी आप बुजुर्ग लोग हैं, आपको क्वेश्चन की ही ज्यादा जरूरत है। आपके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। आपको पता आखिरी टाइम में ही लोग रायते की तरह ज्यादा फैलते हैं। अब गर्मी का मौसम शुरू होगा और अपने आप को जगा पाना बहुत मुश्किल रहेगा। पढ़ना इतना आसान नहीं होता इस मौसम के अंदर, बहुत चुनिंदा टाइम लिया है उसने। बताइए पहले वाले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस। देखिए इसमें ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में कौन आ टपका है, sp3। अब शायद मुझे बताने की जरूरत ना हो, क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो फिर डिलोकलाइजेशन कहां से करेंगे दोनों पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड किसमें है, कॉन्जुगेशन में। तो देखिए डिलोकलाइजेशन इसमें होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सेकंड इज मोर स्टेबलाइज कंपेयर टू फर्स्ट। आप इसको ये बोल सकते हो कि ये जो डाई इन है ये आइसोलेटेड है और ये कैसी है, कॉन्जुगेटेड, जिसमें दोनों पाई बॉन्ड किसमें है, कॉन्जुगेशन में। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड डाई इन से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, कॉन्जुगेटेड, क्योंकि उसके अंदर डिलोकलाइजेशन होगा। कॉन्जुगेटेड डाई इन हमारे सामने रहेगा। क्लियर। हालांकि ऐसे कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो तब बनाते जब आपको नहीं पता होता, आपको तो खुद ही पहले पता आंसर क्या गया है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। कितने तरीके से सोच सकते हैं, 2 तरीके से। देखिए पहले में क्या हमें हाइपर देखने की जरूरत पड़ी, नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आर, फिर क्या देखेंगे, एच, और फिर क्या देखेंगे, आई। इन जनरल हमारे आंसर यहां से आ जाते हैं। क्लियर। तो हमने हाइपर की जरूरत नहीं पड़ी, रेजोनेंस डिसाइड कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर, और इसमें कैसा है, एक्सटेंडेड। ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये एटम बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इट मींस इट इज नॉन एरोमेटिक। और यहां पर ये कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स को गजब की स्टेबिलिटी मिलती है एरोमेटिसिटी से, ये ध्यान रखना। क्लियर। तो यानी कि फिर से सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट, आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं भी आपको पाई पाई कॉन्जुगेशन दिखाई दिया क्या, कहीं भी पाई पाई कॉन्जुगेशन दिखाई दिया क्या, नहीं। तो इसमें पाई पाई डिलोकलाइजेशन नहीं है, हालांकि सिग्मा पाई हो सकता है। सिग्मा पाई का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, आप जानते हैं, क्योंकि सिग्मा का डिलोकलाइजेशन इतना आसान नहीं है। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। तो सबसे पहले इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन पहचानने पड़ेंगे। क्या आपको समझ में आया हम अल्फा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। क्लियर। चलिए तो यहां पर आप बात करेंगे, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन को अल्फा बोलते हैं। क्या अल्फा किसी कंपाउंड में एक ही होता है, नहीं, कितने भी हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर यहां पर अगर अपन बात करें, अल्फा है, ये भी हमारे सामने अल्फा है, और ये भी क्या है, अल्फा है। इसमें ये वाले कार्बन अल्फा है, ये वाले कार्बन अल्फा है, और ये वाले कार्बन भी क्या है, अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा होता है, अल्फा हाइड्रोजन। बताइए पहले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 1, 3 अल्फा एच आपको दिखाई देंगे। दूसरे में बताइए 2 और 3, 5 और 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे। तीसरे में बताइए 3 3 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे। इट मींस सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। अब आपको लगेगा सर ये मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है, यस, कॉन्सेप्ट तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपसे मैं आंसर की दरकार रखता हूं, उम्मीद करता हूं आपसे कि आप आंसर देंगे। 3 2 1, आपने 1 को सबसे पीछे रखा है, एंड दिस इज करेक्ट। 1 तो सबसे पीछे जाएगा, ये बिल्कुल सही आपने डिसाइड किया है। ये किसने डिसाइड किया कि 1 सबसे पीछे जाएगा, नहीं 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 नहीं, किसने डिसाइड किया, रेजोनेंस ने। वो तो बाद में देखेंगे ना, क्या बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इस टाइप का कॉन्जुगेशन डिस्टेबलाइजिंग रहता है, क्योंकि क्या बन जाएगी रिंग, एंटी एरोमेटिक। अब बहुत सारे मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ जाएंगे,
देखो कार्बन sp3 है, सर ये देखो कार्बन sp3, आप बताइए ये मैटर करते हैं क्या? क्या यार रिंग करंट बनेगा? बनेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट बनेगा, और ऐसा रिंग करंट डिस्टेबलाइजिंग होता है। क्या होता है? डिस्टेबलाइजिंग। उठा के सबसे पीछे फेंक दीजिए, रेजोनेंस ने बोला है कि 1 को सबसे पीछे जाने दो, इसलिए 1 सबसे पीछे चला गया। अब सेकंड और थर्ड में पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस बोला मुझसे मत पूछो, किससे पूछो? हाइपर कॉन्जुगेशन से पूछो। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये भी कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये भी हमारे सामने अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन। इसमें भी अगर अपन बात करना चाहें तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा। इसमें हाइड्रोजन बताइए कितने अल्फा एच? 2 2 4, 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। इसमें बताइए 2 2 4 और 2 कितने? 6 अल्फा एच रहेंगे। तो इसके बेसिस पर सबसे आगे कौन सा आएगा? थर्ड। फिर कौन सा आएगा? सेकंड। और फिर कौन सा आएगा? फर्स्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है यहां तक तो बताइए, किसी को भी है तो चलिए। बेटा पेपर में ऐसा ही आएगा, बता के नहीं आएगा ये कि ये हाइपर की एप्लीकेशन है या फिर ये रेजोनेंस की एप्लीकेशन है। हमें अपना खोपड़ा चलाना पड़ेगा, और खोपड़ा शायद आपके पास है, चलाने की नीयत का पता नहीं। दिमाग तो आपके पास है, नीयत आधे लोगों की नहीं। कुछ लोग एहसान मानते ही नहीं, ऊपर वाले को बोलेंगे कि ले जैसा दिया था वैसा का वैसा लेकर आए हैं, तुझे क्या लगा हम यूज कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, एहसान हमें चाहिए ही नहीं। हाँ भारी नुकसान हो गया तेरा राक्षस। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। सुलटा दीजिए, सुलटा ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 याद करने वाला क्वेश्चन है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर हमने तो लॉजिक से पढ़ा है। वो लॉजिक बाद में आए हैं, सारे जुगाड़ है। वो क्या है? जुगाड़। इनफैक्ट HOC पहले देखा जाता है, हीट ऑफ कंबसन, उसके बाद इनका ऑर्डर देखा जाता है, फिर जुगाड़ बनाए जाते हैं। अल्टीमेट स्टेबिलिटी कंपैरिजन क्या होता है? HOC, हीट ऑफ कंबसन, जिसमें जितनी भी एनर्जी है आग लगाने पर सब बाहर आएगी, और जिसके पास ज्यादा थी तो ज्यादा आएगी और कम थी तो कम आएगी। आई बात समझ में? आंसर आपने अभी भी नहीं दिया है। सब पहले वाले में 1 3 2, आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए इसमें तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। यस, इसमें कितने पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन के अंदर? क्या बात आपको समझ में आई? देखिए कॉन्जुगेशन कितनी बढ़िया चीज है, खटाक से समझ में आ रहा है। उसके बाद इसमें भी तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो रेजोनेंस ने बोला सेकंड को उठा के पीछे फेंक दे, फेंक दिया हमने। अब 1 और थर्ड में कैसे डिसाइड करें? रेजोनेंस बोला मैं बराबर हूं, अब किसके पास जाएंगे? हाइपर। हाइपर में इसमें अल्फा एच कितने हमारे सामने?
अल्फा कार्बन, 3 अल्फा H इधर है। ये रहा भाई लोगों कैसा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इसमें भी कितने अल्फा H हैं, 3। तो टोटल कितने अल्फा H हो गए, 6। और यहाँ पर कितने अल्फा H आएंगे हमारे सामने, 2। ये वाला अल्फा कार्बन है। तो जाहिर स्टेबिलिटी हमें मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जानते हैं, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग जानते हैं। पहले बताइए इसका आंसर रहेगा। देखिए इसमें कितने अल्फा H आएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने आएंगे। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने आएंगे। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने आएंगे। और इसमें भी कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने आएंगे। तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, सेम हो गए। तो क्या अब हम इंडक्टिव के पास चले जाएंगे, नहीं, इंडक्टिव से कोई मतलब नहीं होता इसका। इंडक्टिव में डिलोकलाइजेशन होता है क्या, नहीं। तो काय की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडक्टिव वहां पर। चलिए अब आंसर अगर आपको पता है पहले से तो फिर वो सारे जुगाड़ बनाए जाते हैं। क्लियर, आप बता दीजिए अगर आपको एक बार आंसर याद है तो। देखिए सबसे पीछे तो जाएगा कौन सा, फर्स्ट, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, पीछे से आएगा हमारे सामने सेकंड, सेकंड के बाद कौन सा आएगा, थर्ड, और सबसे आगे कौन सा आएगा, फोर्थ। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। मैं आऊंगा लौट कर इस पर, वापस लौट कर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सबका इसका आंसर नहीं आता है और मुझे तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने एक और लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। चलिए देखते हैं कितना खतरनाक तरीके पर आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ये हमारे सामने है फर्स्ट, उसके बाद अगर अपन बात करें ये हमारे सामने है सेकंड। बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड में से, फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट। को पता है। कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो बोल रहे हैं सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। पूरी क्लास में कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल रहा है सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट मेरे अलावा। हाँ मैं सही कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी तो सुनते जा, अभी तो राज खुलने शुरू होंगे। बेटा वो तो मैंने क्या नहीं किया शुरू, आइसोमेरिज्म शुरू नहीं किया, वरना उधेड़ के रख लेता अभी तक तो मैं। ये देखिए इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। टाइम की लिमिटेशन है और चीजें पूछता नहीं है नीट। मुद्दे की बात ये, नीट पूछता नहीं उतना हमसे, तो क्यों फालतू में डिस्कशन करें, वरना ये कंपाउंड 15 से 20 मिनट खा जाता है अकेला अपने डिस्कशन के अंदर। एक ये आपके सामने है नंबर 1 और दूसरा ये आप लोगों के सामने है नंबर 2। हालांकि आपको कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको सारी शक्तियां याद आ जाती हैं। ये है सेकंड। बताइए व्हाट शुड बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। सर ये खेला क्या खेला जा रहा है, क्योंकि आपने ना बचपन से एक बात दिमाग में उतार रखी है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से, कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत हल्के लेवल की बात है, बहुत ही मतलब तुच्छ बात है, छोटी सी बात है, और उसको आपने इतना पहाड़ बना के पढ़ लिया है। मेरे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपके गुर्दे छलनी हो जाएंगे कि जहां पर सिस भी ट्रांस से ज्यादा स्टेबल है, और अगर आपने गलती से उन पर दिमाग चला दिया तो आपका खोपड़ा खराब हो सकता है। क्या खराब हो सकता है, खोपड़ा। अभी देखने का एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूं, हालांकि इसका मैं डिस्कशन फिर करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें हुई हैं क्या, नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ पर पूरी बातें होनी बाकी है। ये कौन सा एसिड है, मैलिक, फ्यूमेरिक? हमें तो यही नहीं पता दोनों में से है कौन सा। अबे 2 एसिड होते हैं, एक होता है मैलिक और एक होता है फ्यूमेरिक। ये कौन सा एसिड है, ये मैलिक एसिड है और ये फ्यूमेरिक एसिड है। क्लियर? ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में डबल बॉन्ड, बता जरा, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में डबल बॉन्ड, बता जरा, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। एंड अगेन सिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस। तो अपने दिमाग में बातें उतरी कि जो सिस और ट्रांस में आपने रिलेशन पढ़ा है वो बहुत हल्के लेवल पर पढ़ा है, अल्काइल अल्काइल ग्रुप में आपने खेला है। तो यहां पर आप रीजन बताएंगे, रीजन बताएंगे मुझे? यस, आपने बिल्कुल सही यहां पर जवाब दिया है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिंग बने तो कितने की बननी चाहिए?
5 या 6, 5 या 6 क्या आपने बोली? बिल्कुल, मैं भी आपके साथ टोटली एग्री करता हूं। अच्छा, मैं पहला इंसान हूं जो आपको बता रहा हूं यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले से जानते हैं। जरा रिंग की साइज काउंट करना यहाँ, कितने हैं? मैंने क्या बोला? तुम्हारा खोपड़ा खराब हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है ऑर्गेनिक की। क्या तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, फ्लो फ्लो में पढ़ी हैं। अगर तुम्हारी पढ़ी हुई चीजों को कुरेदने लगे ना, वो तो साफ करके चला जाएगा। पढ़ी हुई चीजों को तुम्हारी नोटबुक के अंदर से कुरेदना शुरू करेगा। अब क्या हुआ? रिंग कितने की बननी चाहिए एच बॉन्डिंग में? 5 और 6। बचपन से पढ़ रहे हो भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, कई सालों से पढ़ रहे हो आप। बस तुमने ध्यान पहली बार दिया है कि चलो एक बार रिंग साइज अपन डिटरमाइन कर लेते हैं, बात करेंगे टाइम आने के ऊपर, इसके ऊपर भी। तो यहां पर भी सिस ज्यादा स्टेबल है, किससे? ट्रांस से। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। यहां पर सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है? क्योंकि अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस नहीं किया है। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। मान लीजिए ये CH3 हमारे सामने है, ये भी हमारे सामने क्या है? CH3। आप जानते हैं ये बल्कि ग्रुप है, क्या है? और ये एक दूसरे की वंडरवाल रेडियाई में घुसेंगे तो रिपल्सन तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर इन दोनों के बीच में होता है रिपल्सन। मैं ऐसे ऐसे स्टेरिक रिपल्सन को दिखाता हूं, स्टेरिक रिपल्सन है यहां पर। लेकिन जब ये किस में चले जाते हैं? ट्रांस में। किस में चले जाते हैं? ट्रांस के अंदर चला जाते हैं। तो ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे से कहां रहते हैं? दूर रहते हैं। और इस टाइम पर आप जानते हैं, देखो रिपल्सन क्या है? ना के बराबर हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि इनमें भी सिस ट्रांस हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, क्या पता? सिस ट्रांस तो एक नोमेनक्लेचर है। क्या है? नोमेनक्लेचर है। तो यहां पर नॉर्मली आप बोल सकते हो ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। जैसे यहां पर आपने देखा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो रिपल्सन था वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो यहां सिस ज्यादा स्टेबल हो गया, किससे? ट्रांस से। लेकिन सर यहां तो ऐसा कोई अट्रैक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक छापिए फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम आधे राक्षस साथ के साथ छापते रहते हो, फिर बोल देते हो छाप लिया। किस दिन ये सारे मिलके मेरी गाड़ी को रोकेंगे, किधर आ, फीस हमने भी दी, हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तू 2-4 बोलते रहते, तू उन्हीं की सुनता है। धमकाने पर काम आएगा क्या? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा, सबको साथ लेके चलेंगे। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी बात करेंगे, इनके Ka2 पर भी बात करेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पर। दिल खोल के बातें होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखने का तरीका, अभी देखो ये दोनों, चाहे किसी को देखो, HH को देख लो, चाहे सेम साइड है कि नहीं है? यस। या COCH को देख लो, दोनों ग्रुप का है सेम साइड। मेलेक का मतलब मिले हुए हैं। अब ये दोनों कहां से लेके देखो? दूर दूर। पूछ रहे हैं कब, फिर कब मिलेंगे? मतलब फ्यूमेरिक एसिड। अपोजिट साइड है, पूछ रहे एक दूसरे से फिर कब मिलेंगे, मतलब फ्यूमेरिक एसिड है। और मिले हुए हैं तो मतलब मेलेइक एसिड है। ये तिकड़मबाजी मेरे को बहुत आती है, फालतू की चीजें दिमाग में रखने का कोई मतलब है नहीं। अब तुमने ये याद रखा, इससे अच्छा तो सीधा याद रख लेते। तुम क्या करते हो? पहले शॉर्ट ट्रिक को याद करते हो, फिर शॉर्ट ट्रिक में कौन किसको बताता है उसको याद करते हो। अबे जब याद ही करना है सीधा करो ना। बोला करते थे जब फिजिक्स पढ़ाते थे कि लेट अस अज्यूम mass of the body is equal to m, velocity of the body is equal to v, and acceleration of the body is equal to a। ये सारा अज्यूम कर सीधा बोल देना है फिजिकल टू m में, खत्म। इतना अज्यूम करके कहां तक पहुंचोगे? f is equal to ma, सीधा मानो f is equal to ma होता है तो होता है। और सारा करने के बाद तो याद ही रखना पड़ता है ना कि f is equal to ma। हर बार की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं बेटा, ठीक है? जहां पर तुम फिजिक्स खत्म करते हो ना 4 साल इंजीनियरिंग में, वहां से फिजिक्स शुरू होती है। और कॉलेज में, कॉलेज टाइम में 3 साल तक फिजिक्स पढ़ाई है।
उससे फर्क नहीं पड़ता। बीटेक NIT कुरुक्षेत्र। चलिए सुलटा दिया है क्या? अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन दिया जाएगा। हालांकि फाइनली ये आपको ऑर्डर ध्यान ही रखना पड़ेगा, इतनी मशक्कत के बाद भी ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा? ध्यान। जैसे अपन बोलते हैं कि बेटा याद करना, चेहरा जूते जैसा हो जाता है। नाम तेरे तू पैदा हुआ उसके बाद तेरे को याद दिलाया गया, बेटा देख तेरे पापा का नाम ये है, मम्मा का नाम ये है, दादा का नाम ये है। जीवन में पैदा होते ही याद करना शुरू किया था तूने, फिर स्कूल में गया, मास्टर ने याद करवाया 1 + 1 = 2। आज तक कोई लॉजिक है उसका? सब चीजें याद करके आगे बढ़े। लेकिन जैसे मास्टर बोलता है याद करना है, भाई सुलटा रहा है, मैं बोल रहा हूं ना। हाइपर कॉन्जुकेशन में अगर अपन बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? हाइपर कॉन्जुकेशन में, तो आप यहां पर किस तरीके से बात कर सकते हैं? सबसे पहले आप यहां पर बात कर सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच। किसमें देख सकते हैं? नंबर ऑफ अल्फा एच देख सकते हैं। अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा। फिर यहां पर आप एक्सटेंडेड और क्रॉस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कई बार आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से भी जा सकते हैं। एक ही बात है, दोनों आंसर क्या देते हैं? सेम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो एक्सटेंडेड है या फिर हमारे सामने क्या है? क्रॉस है। एक्सटेंडेड है या फिर कैसा है? क्रॉस। ये देख सकते हैं। हो सकता है लास्ट ईयर के सर ने आपको एनायन की स्टेबिलिटी से समझा दी हो, सेम बातें एक ही है। फाइनली उस आंसर तक पहुंचना में, मुद्दे की बात समझ में आई? आंसर पता है, वहां तक पहुंचना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो फिर हमारे सामने आते हैं स्टेरिक फैक्टर। क्या आते हैं? स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है कि मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में है या फिर किस फॉर्म में है? ट्रांस। अभी मैंने बिल्कुल नहीं बोला सिस ज्यादा स्टेबल है या ट्रांस, बिल्कुल भी नहीं बोला है। क्लियर? चलिए अब इसमें ऊपर वाला तो अल्फा एस तो हमने कई दफा काउंट किए हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। अब देखो एक्सटेंडेड क्रॉस का मतलब क्या है। मान लीजिए अगर अपन बात करते हैं, ये हमारे सामने एल्कीन है, जैसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटीन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटीन। ये जो आपने एल्कीन बना रखी है दैट इज आइसोब्यूटीन। जब इसमें आप हाइपर कॉन्जुगेशन करवाते हैं तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। देखिए ये इधर आएगा, यस, तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लियर? अगर इस वाले अल्काइल ग्रुप का अल्फा एच भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। एक्सटेंडेड टाइप फील्ड दिला रहा है। लेकिन क्रॉस में देखना एक दूसरे को अपोज करेंगे, चाहे आप वो सिस में ले लीजिए चाहे वो आप ट्रांस में ले लीजिए। ये आपने कौन सा बनाया है? सिस। यहां पर देखना जब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो किस प्रकार से मामला चलेगा? ये इधर आएगा, यस, तो पाई बॉन्ड किधर जाएगा? इधर। उधर से वो बोल रहा है कि नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी मत करो, कैसे आने दो इसको? इधर से इधर आने दो। ये बोलता है ये इधर आएगा तो पाई बॉन्ड किधर जाएगा? इधर। बताइए क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या फिर पिछले बार वाले सर ने हाइपर कॉन्जुगेशन करवा के यहाँ प्राइमरी कार्बन आयन बना दिया होगा, यहाँ सेकेंडरी बना दिया होगा। एक ही बात है, आंसर तक पहुंचना है। मैं बता चुका हूं ना, सारी क्या है? तिकड़मबाजी, आंसर तक पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट अगर अपने पास ट्रांस का है, कैसा है? ट्रांस है, तो ट्रांस में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो। ये अल्फा कार्बन है, यस, ये इधर आएगा तो ये किधर जाएगा? इधर। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें ये इधर आएगा तो ये किधर जाएगा? इधर। देखो सिस और ट्रांस में दोनों में क्रॉस का मामला है कि नहीं है? और बेटर कौन सा होता है? एक्सटेंडेड। बेटर एक्सटेंडेड। तो सबसे पहले अल्फा एच फिर क्रॉस एंड एक्सटेंडेड देख लेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो स्टेरिक फैक्टर हमारे सामने आते हैं। नॉर्मली हमारे सामने जो ट्रांस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? सिस से। लेकिन ये बाद में देखना है, पहले ये देख लेना है। क्लियर? चलिए, लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल था। कौन सी? सिस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। उसका भी कारण है, बस आपको याद दिलाना है। क्या आपने कभी जिंदगी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिंदगी में पढ़ी नहीं है? नो सर, राक्षस बोल रहा है। सीधे यहीं तक आगे के हल्बा तक। ये देखिए, ये हमारे सामने रिंग के अंदर आने वाले पाई बॉन्ड को बेटा हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड का खेला अलग चलता है। क्या चलता है? अलग। जब रिंग के अंदर पाई बॉन्ड आता है तो पहली बार जब वो ट्रांस में बनता है तो रिंग की साइज होती है 8 मेंबर रिंग के अंदर ही पहली बार पाई बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। देखो आपने कभी ऐसा सुना है सिस साइक्लोहेक्सेन? सिस साइक्लोहेक्सेन नहीं, क्या लिखा आता है? साइक्लोहेक्सेन। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन सिस में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस होता ही नहीं उसका अंदर।
क्लियर। लेकिन साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में सिस और ट्रांस दोनों लिखे जाते हैं। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो ये हमारे सामने कौन सा है, सिस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, और ये हमारे सामने क्या रहेगा, ट्रांस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये दोनों सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट, डिफरेंट, दोनों डिफरेंट कंपाउंड एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ लोगों का मानना है कि स्टीरियो आइसोमर्स का आईयूपैक नेम सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ज्ञान की कमी है। क्या है, ज्ञान की कमी है। ये सिस किस लिए, खूबसूरती के लिए लिखा गया है यहाँ पर, और ये ट्रांस, ये क्या बेचारे फालतू में बैठे हैं यहाँ पर, दे आर प्रीफिक्स। ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स। नाम से पहले आके पाई बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं कि भाई सिस में है या ट्रांस में है। तो अगर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड आया है तो रिंग की साइज डिटरमाइन करेगी वो सिस में ज्यादा स्टेबल है या फिर ट्रांस में ज्यादा स्टेबल है। यह आपको पता होना चाहिए। सुनना, 8 से लेकर कितनी है, 11। अब कुछ कुछ याद आएगा। तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड किस में ज्यादा स्टेबल होता है, सिस में, एज कंपेयर टू ट्रांस। और रिंग की साइज एक बार 12 या 12 से बड़ी हो जाती है तो फिर एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड भी ट्रांस में ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू सिस। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के केस में खेला अलग चलता है। अब यहाँ रिंग साइज डिटरमाइन करो, कितने की रिंग है, 8 की। तो 8 की रिंग में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सिस। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सिस। और रिंग की साइज अगर 12 होती तो यही कौन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ट्रांस। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड जो रिंग के अंदर होता है, उसमें रिंग साइज डिटरमाइन करता है कि सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर लोचा चलता है एंगल स्ट्रेन का। किसका लोचा चलता है, एंगल स्ट्रेन का यहां पर लोचा चलता है। तो रिंग के अंदर आने वाला पाई बॉन्ड रिंग साइज से डिटरमाइन होता है स्टेबिलिटी। अगर रिंग की साइज 8 से 11 तक है तो सिस ही ज्यादा स्टेबल होगा, और 12 और 12 के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस। पहले यहां तक छापे फिर आगे बढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन का जवाब तो आ चुका है वैसे, ये जीआई की बातें हैं इसलिए मैंने आपको बता दी। स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम आईयूपैक नेम और डिफरेंट, डिफरेंट। सिस ट्रांस कोई खूबसूरती के लिए लगाई चीज नहीं है। अगर कंपाउंड में आर से एस और एस से आर हो जाता है ना तो कंपाउंड बदल जाता है। और तुम जानते हो सिस ब्यूटीन का Br2 के साथ प्रोडक्ट अलग आता है और ट्रांस ब्यूटीन का Br2 के साथ प्रोडक्ट अलग आता है। अगर कंपाउंड सेम होते तो प्रोडक्ट भी क्या आते, सेम। थोड़ी सी लोगों में बुद्धि की कमी है। चीजों को कई बार आसान बनाने के चक्कर में गलत पढ़ा दिया जाता है। आसान नहीं बनाना है भाई, जो है वो वह है, क्योंकि हर किसी की औकात नहीं है वहां तक पहुंचे। क्या हर किसी की औकात है नीट को क्रैक करे, नहीं है। अपनी औकात पहले बनानी पड़ेगी। चीजों को आसान बनाने के लिए गलत थोड़ी पढ़ा सकते हैं। तो रिंग के अंदर का पाई बॉन्ड सिस में ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस में, कौन डिसाइड करेगा, रिंग की साइज। अगर रिंग 8 से लेकर 11 तक है, पहली बार रिंग के अंदर एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड पहली बार ट्रांस में कब बनता है, जब रिंग साइज कितनी होती है, 8। 8 से 11 तक सिस में ज्यादा स्टेबल होता है, एक बार 12वां हो जाए उसके बाद ट्रांस में। हालांकि 8 से 11 तक ही आपके सामने बात करता है इसका। साइक्लो ऑक्टा, अच्छा टेट्रा लिख दिया गया, जज्बाती हो गया था। साइक्लो ऑक्टीन, कल से दिमाग में वही चल रहा है, साइक्लो ऑक्टीन। चलिए बचा लिया तूने ऑनलाइन बेइज्जती होने से। हाँ पैसा मैं शेयर कर दूंगा। छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो बता दिया करो। सुलटा दिया है क्या? अब 8 से कम वाले में ट्रांस बनता ही नहीं है। 8 में पहली बार रिंग के अंदर पाई बॉन्ड ट्रांस में आता, पहली बार
रिंग का पाई बॉन्ड पहली बार ट्रांस में कब एग्जिस्ट करता है? जब रिंग साइज कितने की होती है? 8। ट्रांस साइक्लोऑक्टेन पहली बार ये ट्रांस में आता है, उससे नीचे की सारी किस में रहती हैं? सिस में। तो उसमें तो बात ही नहीं होती है, जीआई में बताया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी केवल इतना ध्यान रखना है 8 से 11 तक रिंग का एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड सिस में ज्यादा स्टेबल होता है, 12 और 12 के बाद किस में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ट्रांस। सुलटा दिया है क्या? बेराक्स हो। फिर तुमने जीआई के नाम पर पढ़ा क्या जिंदगी में? ये देख उबास्य लेता हुआ बता रहा है। लीजिए अब इस क्वेश्चन को आप वापस से हैंडल करेंगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये हमारे सामने है थर्ड और ये हमारे सामने है फोर्थ। अब वापस से इस क्वेश्चन को सोचेंगे। अल्टीमेटली अगर आप इनका आंसर याद कर लेते ना तो इतने तिगड़म की जरूरत ही नहीं पड़ती, और फाइनली याद ही करना पड़ेगा आपको ये। चलिए बताइए सबसे पहले इसमें कितने अल्फा एच हैं? 2 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच। इसमें भी कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच है। और इसमें भी कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच। तो सबसे कम स्टेबल तो कौन सा होगा? फर्स्ट। ये तो डिसाइड हो चुका है। अब इनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए हैं? सेम। तो नंबर ऑफ अल्फा एच सेम होने के बाद क्या देखा जाएगा? एक्सटेंडेड और क्रॉस देखा जाएगा। क्लियर? तो इसमें देखिए इन दोनों में कैसा है? क्रॉस, और इसमें कैसा है? एक्सटेंडेड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों से ज्यादा स्टेबल हो गया, लेकिन ये तभी चेक करना जब अल्फा एच बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। उसके बाद अब इन दोनों में कौन डिसाइड करेगा? इनमें तो अल्फा एच भी बराबर है और दोनों में ही क्रॉस है। दोनों में क्या है? क्रॉस। तो फिर आप क्या देखेंगे? सिमेट्री। क्या देखेंगे? सिमेट्री। मतलब सिस में है या ट्रांस में है। तो इस टाइप में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस वाला। तो फिर आ जाएगा थर्ड और फिर बच गया कौन सा? सेकंड। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या इसके अंदर? सबसे पहले अल्फा एच देखो, अल्फा एच बराबर हो गए तो फिर देखो एक्सटेंडेड या क्रॉस। और ये पूरा कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए, इसके अलावा कहीं नहीं लगता नीट में, कहीं लगता ही नहीं इसके अलावा। ये एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सारी हमने राम कहानी आपको सुनाई है। सुलटा दी है क्या? चलिए याद कर लो, सिंपल है, क्योंकि अभी ये हीट ऑफ कंबसन में भी आएगा और थोड़ी देर बाद फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी आएगा। 3-4 जगह आता है, याद ही हो गया है। जिन्होंने 1-2 बार सोल्व किया उसके दिमाग में आ चुकी है बातें। सुलटा दिया क्या? चलिए तो ये हमारे सामने था स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। नॉर्मली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन से जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होगी वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। उसके पीछे लॉजिक है सिंपल, अल्फा एच बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और यहां पर आपको कुछ खतरनाक बातें देखने को मिलेंगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो क्या आप? केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, फिजिकल तो पूरी पढ़ चुके हो। एप्लीकेशन नंबर 9 सर, और कितना बाकी है? राक्षस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मन नहीं भरता है, चाहे दोबारा शुरू से कर दो इनके लिए। तो सर एक बार रिवीजन क्लास लगवा दो, पेपर तक रिवाइज करवा जाएगा मास्टर। लीडर वालों की तरह जो काउंटर पे जाते हैं, सर समझा दो। क्या सर एक बार शुरू से समझा दो। पेपर से 2 दिन पहले ऐसे जीव बहुत पाए जाते हैं काउंटर पर, सर एक बार क्विक रिवीजन करवा दो। अबे मास्टर के रिवाइज करने से तेरा क्या फायदा होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बैठे रहते मास्टर की टेबल के सामने, मास्टर रिवाइज किया जाता है कि बेटा तू जा, मेरे को हो गया याद। हो गया सर, ठीक है मैं जाता हूँ। आप ही को याद करवाने के लिए आया था मैं। चलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में सबसे पहले इस पर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released, amount of heat released, amount of heat released when 1 mole of a given compound, amount of heat released, released का मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। amount of heat released when 1 mole of a given compound is completely hydrogenated, when 1 mole of a given compound is completely hydrogenated, is completely hydrogenated, जब किसी कंपाउंड का 1 मोल का हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजनेशन, तो जो हीट रिलीज होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर हाइड्रोजनेशन। बता देता हूं हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है।
क्योंकि बहुत सारे लोग सब भूले हुए हैं। हाइड्रोजनेशन ऐसे करके लिख देना, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of metal catalyst, addition of hydrogen in the presence of metal catalyst, addition of hydrogen in the presence of metal catalyst is known R नॉर को मारो गोली। जब लिखा हुआ है तो हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन होगी। और क्या, हाइड्रोजन का किसी मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट लिखिए, नॉर्मली दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, नॉर्मली नॉट ऑलवेज, normally this process is exothermic, normally this process is exothermic, normally ये प्रोसेस कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। अब देखो मैंने हाइड्रोजनेशन बोला है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन कहां पर होता है, पाई बॉन्ड पर। कहां पर होता है, पाई बॉन्ड पर होता है। तो पाई बॉन्ड आपका चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे सामने क्या दी हुई है, इथीन। क्या दी हुई है, इथीन। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी है किसके साथ, H2 के साथ। हमारे सामने इथीन की रिएक्शन जब H2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, इथेन। बहुत बढ़िया, शानदार आपने आंसर दिया है। नो रिएक्शन, क्यों, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। ये देखिए हमारे सामने रिएक्शन करवाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, पीडी या फिर एनआई। अब ये रिएक्शन कंडीशन कैटालिस्ट के हिसाब से होती है। जैसे पीटी और पीडी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा देते हैं, लेकिन निकल के केस में थोड़ा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये तो कैटालिस्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। इस टाइम पर रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर किसका एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन का। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सामने हाइड्रोजन का एडिशन होगा और साथ में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज। अगर प्रोडक्ट की साइड दिखा गया है तो जाहिर सी बात है प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। क्या ये पाई बॉन्ड नॉन पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला। पोलर का भी हाइड्रोजनेशन होता है, क्या बात करते हो, वो अलग बात है, तुमने यहाँ पर कभी लिखा नहीं है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये पोलर है कि नहीं है, यस। और इसमें पोलैरिटी किसकी वजह से है, सिग्मा की वजह से। किसकी वजह से, सिग्मा की वजह से। जब आप इसका भी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब जस्ट हाइड्रोजन, क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर भी H जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी H जुड़ जाएगा। ये देखिए रिडक्शन कर दिया, आपने जरूर पढ़ा होगा रिडक्शन के अंदर ये रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन्स किस में रिड्यूस हो जाते हैं, अल्कोहल रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर। अब हमने बोला है कि नॉर्मली दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, नॉर्मली सामान्यतः प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। हमेशा हो इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। अब सुनना, ऐसा क्यों बोल दिया आपने, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड सुलटा दिया है। एक क्या सुलटाया, पाई बॉन्ड, देखो उधर नहीं है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड भी नहीं है। और दोनों ही जो बॉन्ड आपने बनाए हैं वो कैसे हैं, सिग्मा। तो आपने क्या किया, यहां से बॉन्ड तोड़ा है पाई, जो कि कैसा है, वीक, और जो बॉन्ड बना है वो कैसा है, सिग्मा। तो आपने वीक बॉन्ड्स को तोड़कर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हैं। वीक बॉन्ड्स को तोड़कर क्या बनाए हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप जानते हैं अगर वीक बॉन्ड टूटेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर वीक टूटा है और स्ट्रॉन्ग बना है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, आपको मिलेगी एनर्जी। अगर आपने स्ट्रॉन्ग तोड़कर वीक बनाया है तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होता है। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। नॉर्मली ये प्रोसेस हमारे सामने एक्सोथर्मिक होता है। चलिए ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बातों को। अब हम इसमें डेटा बेस्ड कुछ बातें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डेटा बेस्ड। मैं आगे बढ़ू से कुछ चंद सवालात आपसे करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में पहले डाउट आए। एक तो ये है और एक हमारे सामने ये है। फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। कायम रहना इस बात पर, ठीक है, क्या रहना, कायम। तुमने जिंदगी में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, मैं बता रहा हूं, तुमने जिंदगी में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है। ऑर्गेनिक से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है आप लोगों का, क्योंकि आपको क्या लगता है बस रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी ही सब कुछ होता है। आपने देखा मैंने क्या लिखा था, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ एल्केन्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ था नीचे आइसोमरिक। थ्योरेटिकली जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपाउंड आपस में क्या होने चाहिए, आइसोमर होने चाहिए,
क्योंकि वरना खेला एकदम अलग होता है। और अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारे सामने है साइक्लोहेक्सीन। क्या है? साइक्लोहेक्सीन। मैंने इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दिया। क्या करवा दिया? हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी। तो आप बताइए क्या होगा? डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या बनेगा? सिग्मा सिग्मा। और लगभग 28.6 किलो कैलोरी पर मोल यहां पर हीट रिलीज होती है। मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि नहीं है? आप बता, साइक्लोहेक्सीन ज्यादा स्टेबल है कि साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन। खोपड़ी कभी चली नहीं है आपकी, ध्यान से सुनना भी। फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है क्या? साइक्लोहेक्साडाइन। 2 पाई बॉन्ड है। यस, 2 पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए मुझे? 2 मोल चाहिए। अगर 2 मोल चाहिए तो इस बार 2 पाई बॉन्ड सुलटेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 4। आप थियोरेटिकली जरा सोचो, हीट यहां पर ज्यादा रिलीज होनी चाहिए कि ऊपर वाले में? यहां पर आपने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 4। नो डाउट यहां पर हीट ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। थियोरेटिकली हम ऐसा सोच रहे हैं और जो कि होगा भी। यहां पर जो हीट रिलीज होती है वो लगभग 55.4 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास यहां पर हीट रिलीज हो जाती है। क्लियर? जाहिर सी बात है, मतलब 1 पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करेंगे होगी, 2 पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ज्यादा हीट यहां पर हमारे सामने रिलीज होगी। हम थ्योरेटिकली ऐसा सोच रहे थे और वैसा हुआ भी, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना उतना नहीं हुआ। क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी सर? यहाँ पे देखिए, जब 1 पाई बॉन्ड सुलटाया तो कितनी रिलीज हुई? 28.6। और हमने 2 पाई बॉन्ड सुलटाए तो इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? लगभग 57.2। लेकिन हुई कितनी है? 55.4। मतलब गैप आ गया इसके अंदर। जितना हम सोच रहे थे उतना रिलीज ही नहीं हुआ है। अब आपको धीरे से समझ में आएगा रेजोनेंस एनर्जी का फंडा। यानी कि अगर हम बात करना चाहें रेजोनेंस एनर्जी, आप इसको रेजोनेंस एनर्जी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं स्टेबलाइजेशन बाय डीलोकलाइजेशन। यानी कि डीलोकलाइजेशन किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, उसका प्रूफ है ये। क्या है? प्रूफ है। रेजोनेंस एनर्जी बोल दीजिए, स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी अपन ने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी नहीं है, बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले एचओएच पढ़ा रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगी वो। तो यहां पर जब आपने देखा ये क्या होता है? एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कौन सा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? थियोरिटिकली जो आप क्या सोच रहे थे, थियोरिटिकली यहां पर अगर अपन इसकी बात कर सकते हैं एक्सपेक्टेड, जो आपने क्या किया था एक्सपेक्ट, माइनस HOH जो आपको क्या हुआ ऑब्जर्व। क्या हुआ? ऑब्जर्व। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं। बताइए आप कितनी उम्मीदें लेकर बैठे थे? मैं माइनस का साइन लगा सकता हूं क्योंकि प्रोडक्ट साइड है। यस, हम उम्मीद लेके बैठे थे कि सर इतनी रिलीज होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी उम्मीद ये थी। लेकिन रिलीज कितनी हुई आप बताइए? रिलीज हुई है यहां पर 55.4। कितनी हुई है? 55.4। और ये डिफरेंस कितना आएगा हमारे सामने? -1.8 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो आप सोचिए, क्या इस मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, क्या इस मॉलिक्यूल में हमने जितना सोचा उससे कम हीट रिलीज हुई? यस। वो हीट गई कहां? इस मॉलिक्यूल के पहले पास वो एनर्जी थी नहीं। हीट बोल दो, एनर्जी बोल दो, एक ही बात है कि नहीं है? तो वो थी नहीं उसके पास। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। इस मॉलिक्यूल में क्या है? कॉन्जुगेशन। इस मॉलिक्यूल में क्या है? कॉन्जुगेशन है। इस मॉलिक्यूल में क्या है? कॉन्जुगेशन है। और आप ही तो बोल रहे थे डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। डीलोकलाइजेशन क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज। तो जितना ये गैप आया है ना, इतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बाय डीलोकलाइजेशन। यानी कि इसने इतना एनर्जी कम कर लिया है पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने से। जितना डीलोकलाइजेशन में इसने एनर्जी को कम किया, उतना ही एनर्जी हमें यहां पर कम ऑब्जर्व हुआ है। तो यहां से एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है कि यस, कॉन्जुगेशन जो होता है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। और इसी का ही नाम होता है क्या? रेजोनेंस एनर्जी। और आपने इसको फिजिकल में भी पढ़ा होगा। क्लियर? ये क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी। अब मैं आपसे बेटा 2 बातें पूछूं। कितनी बातें पूछूंगा? 2। पहले आप इसको छाप ले, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। बिना जगह के मैं बातें कर नहीं सकता। आपके यहां इधर उधर पट्टी लगा रखी है। हाँ, मैं तो पता नहीं क्या क्या कर दूं। करने को तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें एक ही करना है, बस नीट को क्रैक। आने वाले टाइम तक, पेपर तक दिमाग में बस एक ही बात होनी चाहिए, नीट।
अगर तुम यहां से निकले और चलता हुआ कोई तुम्हारे पीछे थप्पड़ भी मार जाए ना, इग्नोर ही, जस्ट इग्नोर ही। हाँ, लिख लेना, डायरी बना लेना, बाद में बदल, मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसा ही होता है, कई बार आप मैस में खाना खा रहे हैं, कोई आपको छेड़ के चला गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, रात भर प्लानिंग करते हैं कि कल ये मैस में आएगा, मैं इसको सुलटाऊंगा। एक रात खराब हो गई आपकी। क्लियर? और आखिर कुछ भी नहीं पाते हैं आप अकेले जाते हैं, वो चार के साथ बैठा होता है, फिर लौट के आके वापिस आप गैंग बनाते हैं कि यार उसको सुलटाएंगे अपन, उसका मैटर क्लोज करते हैं, खुद भी नहीं पढ़ते हैं, दो चार को भी नहीं पढ़ने देते हैं। तो ये टाइम इतना क्रूशियल है कि आप प्रायोरिटी जरूर डिसाइड करें कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, लड़ने आए हैं या पढ़ने आए हैं। किसी का हिसाब करना है तो सिलेक्शन के बाद वापस आगे कर जाना, वो फायदेमंद रहेगा। हिसाब करना, ट्रेन पकड़ना, निकल जाना, ताकि वो आपको ढूंढता फिरेगी है कहाँ, जब तक वो बुला के लाए तब तक तुम क्या मिलना, गायब। अभी तुम हिसाब करोगे, फिर वो तुम्हारा दोबारा हिसाब करने आएगा, भैया कुछ बकाया रह गया था। क्या हो गया? एलन से हिसाब करना है तो सिलेक्शन लो, ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ। कितने पैसे देता है एलन आपको? एलन के अलावा दूसरे भी देंगे। अभी तुम मास्टर के पीछे पीछे घूमते रहते हो कि सर एक सेल्फी, सर 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 सर, ऐसे कौन मारता, रैंक 1 लाओ, फिर सर बोलेंगे बेटा इधर ना, और आपसे पहले डालेंगे सर मी विद AIR 1। क्लियर? आई मेंटर, वो भी आपको फोटो डालेंगे जिन्होंने आपको कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाया, जिनको आप जानते तक भी नहीं है। तो गुद्दा है तो करके दिखाओ। एलन पैसे कभी आपको देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आराम से देगा भाई, इतने देगा, 20-25 लाख रुपए का चेक देता है मेरे को, जहां तक पड़ा है। कितने? 20-25 लाख। उसके अलावा सेंड आएगा, आपका फेस बना देगा इंडिया के अंदर। एलन इस मामले में बहुत खतरनाक काम करता है। लेकिन रैंक लाओ तो सही है, वो नहीं आएगी सर हमसे, बस पैसे पैसे दिला दो, रैंक किसी और की, चेक हमें दिला दो, ऐसे थोड़ी होता है। ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आइए आप, देखिए एलन आपको कहां तक पहुंचाता है। क्लियर? चलिए, सुलटा दिया है क्या? इधर वाला तो सुलटा दिया होगा, नहीं सर थोड़े से भावुक हो गए थे। सुलटाया क्या? इधर वाला मेरे को खाना खाली चाहिए, कर सकता हूं? ओके। अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं कि साइक्लोहेक्सीन, देखना मैंने बहुत शानदार बात पूछी है, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्साडाइइन में से ज्यादा स्टेबल कौन है? डाइन। अबे राक्षस, सारे उल्टे जवाब देते हो। इसमें रेजोनेंस है, उसमें रेजोनेंस, रेजोनेंस सब कुछ नहीं होता है। रेजोनेंस का देखो, जितने भी क्वेश्चंस की स्टेबिलिटी कंपेयर की है, पलटो, जिनकी भी तुमने स्टेबिलिटी कंपेयर की है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और पाई बॉन्ड भी सेम है, बस फर्क कितना है, एक में कॉन्जुगेशन में है और एक में कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब सुनना ध्यान से, फिजिकल भी ठीक से नहीं समझी है तुमने। ये हमारे सामने क्या है? साइक्लोहेक्सीन है कि नहीं है? आपने इसका क्या करवाया? हाइड्रोजनेशन करवाया कि नहीं करवाया? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। जैसे ही आपने हाइड्रोजनेशन करवाया, ये यहां पर आ गया साइक्लोहेक्सेन। आप खुद बोल रहे दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, बोले कि नहीं बोला? आपने बोला, मतलब ये किसका एनर्जी लेवल है? रिएक्टेंट का। ये किसका एनर्जी लेवल है? प्रोडक्ट का। तो ये जो हीट रिलीज हुई है, एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन का, ये लगभग है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल, है कि नहीं है? यस। ध्यान से सुनता जा। यानी कि एल्कीन ज्यादा स्टेबल हुई कि एल्केन? एल्केन। ध्यान से सुन लेना, सुलटा जाएगा फाइल को अगर उसने कभी तबीयत से क्वेश्चन बना दिया तो। ये हमारे सामने है साइक्लोहेक्साडाइन। क्या है? साइक्लोहेक्साडाइन। यहां पर भी आपने हाइड्रोजनेशन करवाया, कितने मोल का? 2 मोल के साथ। जब आपने हाइड्रोजनेशन करवाया तो रिएक्शन यहां भी हुई और प्रोडक्ट यहां तक पहुंचा। इसका भी एंड प्रोडक्ट कौन है? साइक्लोहेक्सेन। उसका भी एंड प्रोडक्ट क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो जाहिर सी बात है, साइक्लोहेक्सेन का एनर्जी लेवल तो क्या रहेगा? सेम। तो बताइए इसमें कितना गैप आएगा? ये जो हमारे सामने एनर्जी का गैप है, ये लगभग कितना है? ये है 55.4 किलो कैलोरी पर मोल। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? दिस इज द रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस। इस साइक्लोहेक्सेन से इसकी कितनी एनर्जी ज्यादा है? 55.4, और उसकी कितनी ज्यादा है? 28.6। किसकी एनर्जी ज्यादा हुई?
किसकी? साइक्लोहेक्साडाइन की। और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। फेंकते रहते हैं जीवन में कुछ भी। तो सर रेजोनेंस, अबे रेजोनेंस ही सब कुछ नहीं होता है। अब दूसरा क्वेश्चन सुनना, विच वन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? सेकंड, क्योंकि पहले में तो है ही नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन हमेशा ही ऐसा पूछा जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करवाता, क्योंकि हम कितने ही दिमाग से पैदल हो, सामने वाले को केमिस्ट्री आती है, सामने वाले को केमिस्ट्री आती है। वो हमेशा क्वेश्चन ऐसा लेकर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है। विच ऑफ द एल्कीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? सेकंड। कितना स्टेबलाइजेशन है? 1.8 किलो कैलोरी का, है कि नहीं है? चलिए अभी आप ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो आप इसी सीक्वेंस में हम जोड़ेंगे उससे हम पागल से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पागल से हो जाएंगे। अभी तक जो हम थ्योरेटिकली सोच रहे थे परफेक्ट चल रहा था सर, क्या चल रहा था? परफेक्ट, मामला एकदम गजब का ही चल रहा था। फिर हमने सर यहां पर लेकर आए बेंजीन, पागल कर दिया इसने हमें। क्या कर दिया? पागल। 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया पीडी के साथ। बताइए क्या होगा प्रोडक्ट? बताइए क्या होगा प्रोडक्ट? साइक्लोहेक्सेन। कोई रिएक्शन नहीं होगी। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए। नहीं पढ़ी है तुमने केमिस्ट्री, आखिरी तक क्लास अटेंड करते रहना, इसका मतलब यही है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आपको यहां पर रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कंपाउंड है भाई साहब एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। हाइड्रोजनेशन का क्या करता है? अपोज। हाइड्रोजनेशन का क्या करता है? अपोज। बताइए कितने सिग्मा बने? 6 सिग्मा बने कि नहीं बने? हम पागल हो रहे थे कि इसमें तो भयंकर एनर्जी बाहर आएगी, क्योंकि कितने पाई बॉन्ड सुलटा दिए हमने? कितने सुलटा दिए पाई बॉन्ड? 3। लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा आई नहीं। 49.8 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास आई। ये डेटा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब समझो, मतलब सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे बढ़िया तो 2 पाई बॉन्ड में निकल गई थी, और वहां क्या निकली है? कम। 1 मिनट, क्या आप यहां पर रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन कर सकते हैं? यस। HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कौन सी? एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है भाई, ये हमारे सामने है एक्सपेक्टेड, माइनस HOH, कौन सी? तो हमें क्या हुई? ऑब्जर्व हुई। बताइए आप कितना एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे? सर गजब का ही एक्सपेक्टेशन था सर मेरा तो। 1 पाई बॉन्ड के सुलटने पर 28.6 रिलीज होती है, तो 3 पाई बॉन्ड के सुलटने पर 3 गुना होनी चाहिए थी, लेकिन रिलीज कितनी हुई है? 49.8। और ये डिफरेंस कितना आएगा? -36 किलो कैलोरी पर मोल। आया कि नहीं आया? जिन लोगों ने पढ़ा वो जानते हैं बेंजीन कितनी ही रेजोनेंस एनर्जी होती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है यहां पर कितना था रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू, 1.8, और यहां पर कितना है? 36। यहां कितने पाई बॉन्ड है रेजोनेंस के अंदर? कितने हैं? और यहां पर कितने हैं? अबे 1 पाई बॉन्ड के बढ़ने से इतना गैप आ गया। ये 1 पाई बॉन्ड के बढ़ने का गैप नहीं है, ये एरोमेटिसिटी के आने का कमाल है। यहां पर जब रेजोनेंस हो रहा था तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की एनर्जी थी 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक ही नहीं थी? और जैसे ही 1 पाई बॉन्ड आपने लिया और यहां पर हो गई साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्या हो गई? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कंपाउंड हो गया एरोमेटिक, और उससे 36 किलो कैलोरी, मतलब इससे लगभग कितना? 20 गुना ज्यादा। लगभग इससे कितना? 20 गुना ज्यादा। ये क्या आप बात समझ पा रहे हैं? दिस इज द रोल ऑफ एरोमेटिसिटी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बेटा ये कार्बोकेटायन एरोमेटिसिटी के अंदर है, गजब का स्टेबल रहेगा। ये कार्बोनाइन किसके अंदर है? एरोमेटिसिटी के अंदर है, गजब का स्टेबल रहेगा। दिस इज द रोल ऑफ एरोमेटिसिटी। लेकिन अभी भी फाइनली आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कौन सा सवाल का जवाब सर? ये कौन है? बेंजीन। कौन है? बेंजीन। हाइड्रोजनेशन करके कहां पहुंचा है? साइक्लोहेक्सेन। जरा बताना कितनी एनर्जी रिलीज करके आया है? 49.8। कैन यू टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल? कैन यू टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन। थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है बेंजीन से भी। फेंकते रहते हो। पता है क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा जाता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर, और फिर ये टिका दिए जाते हैं उल्टे पुल्टे, कोई लॉजिक नहीं। क्वेश्चन जब आता है ना तो ये पूछता है 1 2 3 रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्या आप ओवरऑल स्टेबिलिटी मत बताइए, ये बताइए कि किसको रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। आप बताइए इसमें रेजोनेंस से कोई स्टेबिलिटी है? नहीं। इसमें है, और इसमें सबसे ज्यादा है।
तो वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है। वो आपसे इतना पूछता है कि विच एल्केन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, विच एल्केन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या आप कह सकते हैं कि बेंजीन साइक्लोहेक्साडाइइन से ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? यस, रेजोनेंस से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुन लेना, अब कमाल की बात करूंगा, साइक्लोहेक्साडाइइन और बेंजीन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है? खेला एकदम अलग है। तो हम जो पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। हम जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी यानी कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं करते, और वो कभी हमसे करेगा भी नहीं। इसीलिए आप पढ़ते हैं एल्केन्स हाईली अनरिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि वो हाईली स्टेबल होती है। याद करो, एल्कीन्स आर नोन एज पैराफिन्स, एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट, क्योंकि उनके पास रिएक्शन करने का कोई रीजन ही नहीं है। छाप आगे बढ़ूंगा। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा कि रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन बताइए। और जब भी ऐसा होगा तो वो आपको आइसोमरिक एल्कीन देगा। क्या देगा? आइसोमरिक। अब अपना तू पेज पलट ले, पीछे जो क्वेश्चन करके आया ना, देख सारे आइसोमर लेके बैठा हूं, चेक कर ले, सब में पाई बॉन्ड क्या रखे मैंने? सेम। एक में कॉन्जुगेशन में है और एक में कॉन्जुगेशन में नहीं है। चीजें दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। यहां लैंग्वेज को लेकर बहुत क्लियर हूं, क्वेश्चन को लेकर बहुत क्लियर हूं। ऐसा नहीं जज्बाती होकर दो ज्यादा करवा दूंगा आज। इसने एक फंडा और फेल कर दिया हमारा कि पाई बॉन्ड ज्यादा होते तो एचओएच ज्यादा रिलीज होती है। ये कॉन्सेप्ट हमारा सही नहीं रहा। बट ये कहां पर फेल होता है? एरोमेटिक के केस में फेल होता है। बाकी दनादन चलेगा। बाकी आप इसको हर जगह अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एरोमेटिसिटी के केस में ये थोड़ा सा अपना मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एरोमेटिक में पहला जो पाई बॉन्ड टूटता है ना, वो आसानी से नहीं टूटता। क्योंकि पहला पाई बॉन्ड टूटेगा तो एरोमेटिक से किस में जाएगा? नॉन एरोमेटिक। पसंद नहीं करता वो इसको कि वो नॉन एरोमेटिक के अंदर जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाता इस बात। छाप लिया क्या? जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोग। क्या हो गया? चैट बॉक्स में इतने नंबर आ गए। सर रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में किसको प्रायोरिटी देंगे? जनाब क्वेश्चन क्या है आपका? बिना रेजोनेंस के एरोमेटिसिटी कहां से आ जाएगी भाई? कमाल है। कमाल का सवाल नहीं पूछ लिया है जनाब ने। कॉन्जुकेशन होगा तभी तो एरोमेटिसिटी होगी, और जब कॉन्जुकेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आती है तो स्टेबलाइजेशन गजब का मिलता है। मॉक्स के पास ले जाती है एरोमेटिसिटी। कहां पर ले जाती है? मॉक्स के पास ले जाती है। मॉक्स मिल गया। अब देखना, अब जो मैं बात यहां पर लिखने वाला हूं वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है। कैसा है? एक्सपेरिमेंट। अगर इन दोनों का एचओएच कंपैरिजन करें, थ्योरेटिकली बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है। इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है तो इसका एचओएच क्या होगा? ज्यादा।
और इसमें पाई बॉन्ड कम है तो इसका HOH क्या होगा, कम। हमने देखा है, डेटा से देखा है, बट इस के अंदर ये फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी का रोल आ जाता है। तो इनका जो ऑर्डर है ये ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो आपके दनादन बनेंगे। HOH का ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा किसका रहेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, साइक्लोहेक्साडाइन। उसके बाद कौन आएगा हमारे सामने, बेंजीन। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और फिर हमारे सामने कौन आने वाला है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, डेटाबेस है। क्या है, डेटाबेस। अपने दिमाग में रखना, एरोमेटिक है ना, इसलिए पीछे खिसक जाएगा। एरोमेटिक की वजह से ये रेजोनेंस में ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर देगा, तो हाइड्रोजनेशन पर कम रिलीज करेगा। क्लियर? चलिए, अब मान लीजिए पाई बॉन्ड बराबर हो जाएं तो सर हम कैसे देखेंगे? ये तो आपने वो कॉन्सेप्ट समझाया जब पाई बॉन्ड क्या होते हैं, अलग अलग। अगर पाई बॉन्ड बराबर हैं तो फिर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कैसे कंपेयर करें? जो आपने जीवन भर जो बातें लिखी है ना, उनकी एक्सप्लेनेशन आ रही है आप लोगों के सामने। क्या आ रही है? एक्सप्लेनेशन। आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं तो आपको ये चीजें मैं तबीयत से समझा सकता हूं। कैसे समझा सकता हूं? तबीयत से। समझाइए सर, तबीयत से कैसे समझाओगे? मान लीजिए अपने को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करनी है। एक तो ये है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, ऑनलाइन वाले फिर बोलेंगे। एक अपने पास ये है, एक अपने पास ये है, और एक अपने पास ये है। इनका हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपेयर करना है। क्या करना है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी डायरेक्ट मत जाओ प्लीज, डायरेक्ट अभी जाने की जरूरत नहीं। क्लियर? आप इन सब का हाइड्रोजनेशन करवाइए। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? यस। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो बताइए, पाई बॉन्ड सुलट जाएगा, क्या बनेगा हमारे सामने? एन ब्यूटेन। बनेगा कि नहीं बनेगा? एन ब्यूटेन का मतलब है सारे इसके अंदर क्या दिखाई देंगे? सिग्मा बॉन्ड दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? यस। कितनी हीट रिलीज होगी नहीं पता, हम मान लेते हैं डेल्टा H1 रिलीज। फिर अगर अपन बात करें, यहां पर हमें फिर से हाइड्रोजनेशन करवाना पड़ेगा। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? HH जुड़ेगा, फिर से क्या बनेगा? एन ब्यूटेन। यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। यहां पर हमारे सामने बनेगा एन ब्यूटेन। कुछ ना कुछ हीट यहां भी रिलीज होगी, हमें नहीं पता क्या रिलीज हो रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है, इसका भी हमने हाइड्रोजनेशन करवा दिया है, तो यहां पर भी एंड प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा? एन ब्यूटेन। यू हैव डिफरेंट रिएक्टेंट्स बट यू हैव द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट आपके सामने यहां पर बना है, और यहां पर कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुई होगी, डेल्टा H3 मान लेते हैं। यहां पर हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है, साइन नहीं देखना होता है। कुछ लोग माइनस के साइन से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन होता है, क्योंकि माइनस और प्लस तो ये बताता है रिलीज और एडजॉर्ब। आगे बात समझ में? हमें क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है। चलिए, अब अपन इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू समझते हैं? रिएक्शन के थ्रू। बहुत आसानी से आपको चीजें क्लियर होंगी। ये लो, आप बता दीजिए, यहां पर हमारे सामने क्या है? रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या है? रिएक्शन हमारी प्रोग्रेस पर है। यहां पर क्या ले रहे हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने इन तीनों एल्केन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर किया। वापस बता सकते हैं क्या मामला है? क्या आप मुझे वापस बता सकते हैं क्या मामला है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा एनर्जी है कि नहीं है? अब मुझे नहीं पता कितना है, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं है, मुझे रिलेटिव चाहिए। क्या चाहिए? रिलेटिव। कोई मैंने स्केल रखा है क्या? नहीं। ये नीचे आने पर कम, ऊपर आने पर ज्यादा, बस इतना पता है मुझे। फिर बताइए किसकी होने वाली है, आप ही बताइए। ये हमारे सामने रहेगा सेकंड, और सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी? थर्ड। रहेगी कि नहीं रहेगी? और सभी के केस में जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनकर आएगा? एन ब्यूटेन बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा? यस। अब आप सोचिए, जब ये रिएक्शन हुई होगी तो ये यहां से यहां तक आया होगा। सोचना आप, ये यहां से यहां लौट कर आएगा, इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करनी पड़ेगी इसको। ये कहां से लौट कर आएगा? ये यहां से यहां लौट कर आएगा, इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करनी पड़ेगी इसको। और ये कहां से लौट कर आएगा? ये यहां से यहां लौट कर आया होगा, इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करनी पड़ी होगी इसको। तो इसमें जो हीट रिलीज हुई वो क्या है हमारे सामने? डेल्टा H1। इसमें जो रिलीज हुई वो क्या है? डेल्टा H2। और इसमें जो रिलीज हुई वो क्या है? डेल्टा H3। तो बताइए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड बताना है केवल। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। तो आप मानते हैं डेल्टा H1 इज ग्रेटर देन डेल्टा H2 एंड डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H3। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहीं से तो आप कंपेयर करते हैं भाई लोगों, मोर स्टेबल एल्किन के केस में लेस HOH मिलता है, और लेस स्टेबल एल्किन के केस में मोर HOH मिलता है। वो आया कहां से? यहां से आया है। केमिकल काइनेटिक्स साफ बता रहा है आपको कि अगर आपका रिएक्टेंट क्या है?
अनस्टेबल है। और सभी के केस में प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो जितना अनस्टेबल रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा प्रोसेस एक्जोथर्मिक होगा। फिर स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी, हीट कम रिलीज हुई। ये सबसे नजदीक है प्रोडक्ट के, है कि नहीं है? तो यहां पर हीट सबसे कम रिलीज होगी। तो अगर अपन बात करना चाहें HOH की, किसकी बात करना चाहें? HOH यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बताइए इन जर्नल सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? HOH सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। केवल एरोमेटिसिटी के केस में ये वैलिड नहीं रहता। सबसे पहले आपको देखने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड सेम हो गए, देखो इनमें पाई बॉन्ड क्या है, सेम, तो यहां पर ये रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं, होता है ना, उसमें HOH ज्यादा रिलीज होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें HOH क्या होता है, कम रिलीज होता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? सबसे पहले क्या देखने हैं आपको? पाई बॉन्ड्स। मैं आपको चाहता ना तो ये सारा डायरेक्ट लिख सकता था और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता, लेकिन वो जब चाहता ना आपका हाथ पकड़ के बैठ जाता। आए हुए क्वेश्चन के मतलब नहीं होता है, आने वाले क्वेश्चन पर बात होती है। छापी आगे बढ़ूंगा। जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करना है, मॉड्यूल्स लगाकर ही बात करनी है। कभी ये बोलो कि सर -28.6 में से और -55.4 में से कौन बड़ा होता है? -28.6। ये भी मैं भी जानता हूं, लेकिन माइनस का साइन जस्ट ये बताता है कि हीट इज रिलीज्ड। ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं चलता है भाई। फिजिकल आप पढ़ चुके हैं तो उम्मीद करता हूं इतना तो आपको पता होगा। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोग। आपने बता दिया इस बार पॉलीमर भी आ रहा है। पॉलीमर आएगा, क्या आएगा? पॉलीमर। जीओसी के साथ पॉलीमर। क्वेश्चन तो क्या मैं टेस्ट पेपर ही बता दूंगा आपको। एनसीईआरटी बेस्ड होगा बिल्कुल एग्जैक्ट। आपका कोई भी, भले ही आप अल्फाम हो, कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। पेपर बनेगा नीट के हिसाब से। पेपर बनेगा नीट के हिसाब से। कभी तुम सोचोगे सर मैं तो 4 साल से पढ़ रहा हूं, ये क्या बना दिया आपने, तो नीट भी ऐसा ही बनाएगा भाई। आपके लिए कोई अलग से पेपर बना के देंगे क्या कि एलन के अल्फा वालों के लिए ये है? तुम्हारे साथ ही सब बैठेंगे, तो उनके हिसाब से आज भी तुम 12th पास ही हो, या फिर 12th में अपीयरिंग 12th वाले माने जाते हो। कितने सालों से पढ़ रहे हो 12th को, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए पेपर इजी, मार उतनी ज्यादा करके जाएगा। तो इजी, मीडियम, टफ हर किसी की हमें प्रैक्टिस रखनी ही पड़ेगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जब पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे देन वी विल गो फॉर स्टेबिलिटी। ये दिमाग में एकदम क्लियर है? चलिए यहां से थोड़ा सा आपको रेजोनेंस एनर्जी का भी आइडिया मिल गया है। रेजोनेंस एनर्जी को भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइम आने के ऊपर। क्वेश्चन लिख लीजिए। कंपेयर HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कंपेयर HOH। अब मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, जितनी थ्योरी पढ़ानी थी पढ़ा दिया है। कंपेयर HOH, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंपेयर HOH पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, आप देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, शानदार। क्या सर हम इन क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली सोल्व कर पाएंगे? यस। वो डेटा जो मैंने लिखवाए उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी याद करते फिरो। समझाने के लिए थे वो डेटा, केवल समझाने के लिए।
बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर। दिमाग का आपका दही हो जाएगा, फिर उसी दही का रायता बनाना और बढ़ जाना आगे। फिर आगे का प्रोसेस आपको पता है। बस चित्रकला की प्रैक्टिस हो जाएगी। बताइए भाई लोगों, HOH फर्स्ट में क्या ख्याल है? HOH का ऑर्डर बताना है। पहले देखो दोनों में पाई बॉन्ड कितने हैं? सेम है। ओके, अब इसमें देखो पाई बॉन्ड सेम है तो फिर स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? स्टेबिलिटी। बताइए क्या रहने वाला है स्टेबिलिटी का मामला? क्या रहने वाला है? फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो HOH क्या मिलेगी? कम। तो HOH किसकी मिलेगी? सेकंड की ज्यादा। हाँ है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग देखो। इसमें तो जाहिर सी बात है, ये क्या है? कॉन्जुकेटेड, और ये कैसे थे? आइसोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ख्याल है? दोनों में ही कॉन्जुकेशन है। पहले देखो पाई बॉन्ड दोनों में सेम, तो हटाओ। फिर क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। तो बताइए स्टेबिलिटी का आपका क्या ख्याल रहने वाला है? स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट एज कंपेयर टू सेकंड। कैसे? कॉन्जुकेशन तो दोनों में सेम है, पाई पाई, लेकिन इसमें अल्फा एच ज्यादा है। कितने अल्फा एच हैं? अल्फा कार्बन, ये भी हमारे सामने अल्फा कार्बन, और ये भी हमारे सामने अल्फा कार्बन। तीन तीन, 2 5 और 2 7। यहां पर कौन कौन है अल्फा? ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। 2 और 1 3। दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल तो फिर HOH क्या होगा? कम। तो HOH का ऑर्डर फिर से किसका आएगा? सेकंड, ग्रेटर देन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए, किस में ज्यादा है? HOH। पहले बता स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करना चाहें, देखिए इसीलिए ये इतनी मेहनत की थी मैंने, इसीलिए इतनी मेहनत की थी। मुझे पता था कि ये गेम हमसे नीट वाला कभी ना कभी जरूर खेलेगा, क्योंकि इसको आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं और ये खेला खेला जाएगा। सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है इसमें? ट्रांस या सिस? सिस, क्योंकि रिंग की साइज कितनी है? 8। 8 से 11 तक सिस ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो जनाब HOH का ऑर्डर क्या होगा? HOH का ऑर्डर अगर अपन ये बोल दें फर्स्ट और ये क्या बोल दें? सेकंड, तो फिर HOH सेकंड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। गॉट द पॉइंट? शानदार क्वेश्चन है, आएगा ना बहुत सारों को लपेट के ले जाएगा, बहुत सारों को, क्योंकि पता है वो बस इतना देखेंगे सिस ट्रांस, और वो भी इतना ही चाहता है कि यही देखें, बस यही देखें, वो भी यही चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता? सेकंड HOH की अगर अपन बात करना चाहें तो सेकंड का क्या रहेगा? ज्यादा एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्या हमें स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए? नो। कितने पाई बॉन्ड है? 2। कितना पाई बॉन्ड है? 1। काय परेशान हो रहे हो? स्टेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए तो ये हमारे सामने था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH। क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन की टेंशन नहीं है। मेन मुद्दे की बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, हीट ऑफ कंबसन, और ये है ट्रू मेजरमेंट। किसी भी दो कंपाउंड को अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहते हैं तो हीट ऑफ कंबसन आपको सही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। ये तो सब थ्योरेटिकली बताते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें आपको सेम रखनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें क्या रखनी पड़ती हैं? सेम। हीट ऑफ कंबसन किस नाम से जाना जाता है? HOC, हीट ऑफ कंबसन। लीजिए भाई लोगों, ये हमारे सामने आ रहा है हीट ऑफ कंबसन।
बताइए क्या ख्याल आते हैं इसके बारे में। HOC लिखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released when 1 mole of a given compound, amount of heat released when 1 mole compound, amount of heat released when 1 mole of a given compound is completely burnt, is completely burnt, यानी कि आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाओ उसका, completely burnt in the excess of oxygen, in the excess of oxygen is known, R नॉन को गोली मारो, जब बोल दिया heat of combustion तो यही heat of combustion। क्लियर, ये हमारे सामने मुद्दे की बात होता है। अब सुनो ध्यान से, आप खूब कंपेयर करते हो, आप ढेर सारी चीजें कंपेयर करते हैं, मैं आपसे कुछ चंद सवालात करना चाहता हूं। देखना अभी अभी थोड़ी देर में आप फैलेंगे, अभी अभी थोड़ी देर में आप क्या करेंगे, फैलेंगे। ये हमारे सामने है और ये हमारे सामने है, फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कौन सा है? फर्स्ट। कोई ऐसा तो नहीं है जो सेकंड बोल रहा हो? ओके, आपके हिसाब से फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, पक्का? अभी थोड़ी देर बाद देखना आपका आंसर पलटेगा, कंफर्म पलटेगा। क्यों अभी पलटेगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पता है गधे और घोड़े में कंपैरिजन करते हैं, किस में कंपैरिजन करते हैं? गधे और घोड़े में कंपैरिजन करते हैं, और थ्योरेटिकल ऐसे कंपैरिजन होते नहीं है। एग्जामिनर को अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत क्लियर होना पड़ता है। एक है डस्ट मार्कर, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल? बताओ ना। डस्टर, एक बोल रहा है मार्कर। अब इसमें देखो रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव, जो देखना है सब देखो। क्या बता सकते हो? नहीं, क्योंकि गधे घोड़े में कंपैरिजन हो रहा है, हमें पता ही नहीं दो चीजें क्या है अलग। जैसे मुझे इस कमरे से बाहर ले जाया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि इस रूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, या तो मैं पंडित जो झाड़ फूक करके बता दूं, और उन दोनों में से मैं हूं नहीं, और मुझसे पूछा गया कमरे में कितने बच्चे आप बताइए, क्या मैं बता सकता हूं? यस। कैसे? मैं बोलूंगा कमरे में आग लगा दो, कोने कोने तक आग पहुंचनी चाहिए, मैं यहाँ गेट पे खड़ा हूं, जितने भी होंगे सारे बाहर आएंगे, मैं गिन के आपको बता दूंगा। सिंपल तरीका है कि नहीं है? तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, आग लगा दो। क्या लगा दो? इसको आग लगाया, मान लीजिए यहां से 50 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी हुई? मतलब इसके पास कितनी थी? 50 थी। डस्टर, इसको मार्कर को आग लगाया, मान लीजिए इससे कितनी रिलीज हुई? 25 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब इसके पास कितनी थी? 25। इसके पास कितनी थी? 50। इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी। दिस इज द ट्रू मेजरमेंट, दिस इज द ट्रू मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आप इररिलेवेंट को कंपेयर कर रहे हैं, और जरा बताओ, आप जिन से भी पढ़े हैं जिंदगी में, आपने जरूर पढ़ा होगा कि हीट ऑफ कंबशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या मैं पहली बार बोल रहा हूं ये? खुद सोचिए, एक तो आप मान लीजिए 1 किलो लकड़ी जलाएं और एक 5 किलो लकड़ी जलाएं, आप बताइए ज्यादा हीट कहां से निकलेगी? 5 किलो से। और जलता कौन है? कार्बन। भाई जलता कौन है? कार्बन जलता है। तो सबसे पहले HOC के अंदर देखे जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं तो फिर उसका HOC क्या मिलेगा? ज्यादा। और HOC ज्यादा मतलब उसके पास एनर्जी क्या थी? ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा थी तो स्टेबिलिटी। देखना तेरे क्वेश्चन की तरफ वापस लौट के एक बार देखना, एक बार कितने कार्बन है भाई इसमें? एक बोल रहा है 4। कितने कार्बन है? 6। और उसमें कितने कार्बन है? तो एक जगह HOC का ऑर्डर तो कुछ लिखता है, दूसरी जगह स्टेबिलिटी का कुछ लिखता है। जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें क्लियर लिखा होता है which alkene is more hyperconjugation stabilized, which alkene is more hyperconjugation stabilized, this alkene is more hyperconjugation stabilized because it have 12 alpha hydrogens and it have 6 alpha hydrogen। ये खोपड़े में नहीं जाती है लोगों के, क्वेश्चंस बनाते रहते हैं घर पे बैठ बैठ के, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। वही यही स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके स्टेबिलिटी वाले में अलग मिलेगा और इसी का ही HOC में अलग मिलेगा। और फिर क्या लिखते हो? HOC ज्यादा स्टेबिलिटी कम।
अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते फिरते रहते हो तुम लोग। इसलिए कहता हूं अगर तुम्हारी नोटबुक से ही पेपर बना दे, किला नोटबुक दे मैं बनाता हूं, सुलझ जाओगे, क्योंकि तुमने चीजों को ढंग से नहीं पढ़ा है, केवल पढ़ा है, केवल आपने क्वेश्चंस किए हैं जिंदगी में। क्या किए हैं? क्वेश्चंस। बिना